वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग DSSP का एक नया क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के ईयर को लेकर तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2018 का है या 17 का, लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका DSSP का ही है। और हमारा जो एग्ज़ाम DSSP का है वो 21 जुलाई को है। और उससे पहले जितने भी हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो आने वाले एग्ज़ाम में हमारी काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी जो लोग चैनल पर नए आए हैं, हम बहुत लंबे टाइम से इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर तरह के क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम इकोनॉमिक्स बाय DD है। वहाँ पर आपको जो भी टॉपिक हम चैनल पे डिस्कस करते हैं उसकी PDF मिल जाएगी। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि हम जो है अगर यूटिलाइजेशन करें ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज फुली एंड मोस्ट इफेक्टिवली देयर बाय प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट एट अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बाय अ फर्म इंडस्ट्री इज नोन एज। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास उत्पादन करने के जो भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों का अगर हम अच्छे तरीके से मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ करें और उनसे क्या करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको हम किस एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं इकोनॉमिक्स में? पहला आएगा इकोनॉमिक एफिशिएंसी, टेक्निकल एफिशिएंसी, मार्केट एफिशिएंसी या एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को आपको बहुत इफेक्टिवली यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। तो इस तरह की जब एफिशिएंसी होगी कि आपको अपने संसाधनों को अच्छे से यूज़ करना है और उनसे मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, एक इंडस्ट्री को, एक फर्म को, एक इकोनॉमी को, तो ये उनकी कहलाएगी टेक्निकल एफिशिएंसी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो है टेक्निकल एफिशिएंसी। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी या मार्केट एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक एफिशिएंसी की, तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या कहती है? इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं ना इकोनॉमिक्स में, चाहे वो कंजप्शन की हो या प्रोडक्शन, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? या तो हम कंज्यूम करते हैं या हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब है कि हम क्या करें, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें अपने संसाधनों को, अपने रिसोर्सेज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें हम अपने संसाधनों को इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ताकि प्रोड्यूसर को भी फायदा हो और कंज्यूमर को भी यूटिलिटी मैक्सिमम मिले। तो वो होती है आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी। और टेक्निकल एफिशिएंसी अभी हमने देख ली कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। मार्केट एफिशिएंसी क्या होती है? मार्केट एफिशिएंसी का मतलब आपकी मार्केट पूरी तरह से सही काम कर रही है, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, मार्केट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और अगर किसी को एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, मान लो कि मार्केट में हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और क्या है इसके साथ साथ अगर एक ट्रेडर है उसको अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करना है या परचेज करना है, एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, सेल करना है और परचेज करना है, तो उसके लिए उसको किसी भी तरह की एडिशनल कॉस्ट जो है या ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं देनी, उसका कोई एडिशनल खर्चा नहीं आएगा। जब मार्केट सही से काम करे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं मार्केट एफिशिएंसी। और इसके अलावा एलोकेटिव एफिशिएंसी सिर्फ ये कहती है कि अपने संसाधनों को सिर्फ आपको एक अच्छे तरीके से एलोकेटिवली उसका क्या करना है, बंटवारा करना है। जहाँ पर संसाधनों की ज़रूरत ज़्यादा है तो वहाँ पर से संसाधन हटा दो जहाँ पर उनका कम यूज़ है, कम यूज़ वाली जगह से संसाधनों को हटाकर वहाँ पर लगाओ जहाँ पर उनका इफेक्टिवली यूज़ होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फेसिंग इकोनॉमी। ये तो हमें पता है कि एक ग्राफ होता है कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करके दिखाते हैं तो ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को दिखाता है जो आप गिवन रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए क्या कर सकते हो, उत्पादित कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए कि लो रेंज कर्व क्या करता है। ऑप्शन नंबर 4 में जो लो रेंज कर्व दिया गया है ये इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट वर्ड मूवमेंट ऑफ अ इकोनॉमी वन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू अनदर। राइट वर्ड ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र है। ठीक है, एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी। क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट वर्ड मूवमेंट करनी है आपको। मूवमेंट कब होती है? ए से आप बी की तरफ मूव कर जाओ, तो जब आप
ए से बी की तरफ मूव कर जाओ तो ये क्या दिखाता है, ये क्या दिखाता है, अगर आप ए पे हो बी पे मूव कर रहे हो तो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपका एक्स कमोडिटी का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब है तो वो प्रोडक्शन को ही दिखाएगा। तो यहाँ पर इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि अमाउंट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट कमोडिटी फॉरगोन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि हम क्या करते हैं, द अमाउंट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट कमोडिटी जो हम फॉरगोन करते हैं, ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, तो जो आपके पास बेस्ट होता है आप उसको चुनते हो, जो दूसरे का जो आप सेक्रीफाइस करते हो उसको क्या बोलते हैं, उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, टोटल एवरेज कॉस्ट बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पर ये कह रहा है आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, असर लागत है, जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, हर बारी ज़्यादा करना पड़ रहा है, उस सिचुएशन में आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होता है, तो उस सिचुएशन में हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या रहेगा, कनकेव रहेगा ओरिजिन से, क्योंकि यहाँ पर वाई कमोडिटी है, यहाँ पर एक्स कमोडिटी है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि हर एडिशनल एक्स के प्रोडक्शन करने के लिए वाई का जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, जो सेक्रीफाइस आप वाई के लिए कर रहे हो हर बार, वो किस रेट से करना पड़ेगा, वाई जो है आपको छोड़ना पड़ेगा, और किस रेट से छोड़ना पड़ेगा, बढ़ती दर से छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव हो जाता है ओरिजिन से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी है, मतलब इकोनॉमी कैसे काम करती है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम करती है, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करती। क्वेश्चन में बोला गया है फ्री मार्केट इकोनॉमी है, तो द पॉइंट विच द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल ऑपरेट। अब हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है किस पॉइंट पर ऑपरेट करेगा, मतलब एक इकोनॉमी है जहां पर फ्री मार्केट मैकेनिज्म काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई, तो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हमारा होता है उसके किस पॉइंट पर कितना प्रोडक्शन करेंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है। अब आप देखो फ्री मार्केट इकोनॉमी में किस बात पे डिपेंड करता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में सारा का सारा डिसीजन आपका इस बात पर होगा कि कंज्यूमर जो है वो डिफरेंट गुड्स की क्या डिमांड कर रहा है। आप फ्री मार्केट इकोनॉमी में आउटपुट इस हिसाब से बनाओगे, मान लो ये वाई है ये एक्स है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाओगे कि जो मेरा कंज्यूमर है वो जो है एक्स ज़्यादा मांग रहा है तो वो एक्स की कमोडिटी आप ज़्यादा बनाओगे, वाई को वो कम कंज्यूम कर रहा है तो वो वाई कम बनाओगे, क्योंकि मार्केट फ्री है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगी। आप भी क्या चाहोगे, आप भी हमेशा अपना प्रॉफिट ज़्यादा चाहोगे, तो इसीलिए फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहाँ ऑपरेट करेगा, ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर डिमांड कैसे करता है डिफरेंट गुड्स की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सोशलिस्ट इकोनॉमी समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वहाँ पर कैसे मार्केट जो है वो परफॉर्म करती है। तो आपको पता है चाइना इसका ग्रेट एग्जांपल है। चाइना के अंदर एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है जो सब कुछ डिसीजन लेती है कि क्या होगा कैसे होगा, तो ये सब कार्य सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी करती है जब हमारी इकोनॉमी समाजवादी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स ही सब कुछ डिसाइड करती है। तो डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स जब सब कुछ डिसाइड करेगी मार्केट के अंदर रिसोर्सेज को कैसे बांटना है, तो फ्री मार्केट मैकेनिज्म राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड अंडर प्रोपोर्शनली रूल। अब आपसे यहाँ कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा उसकी कंडीशन पूछी है। तो हमें पता है जब एक कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी, क्या होता है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ये उसकी बजट लाइन होती है, ये उसका इंडिफरेंस कर्व होता है, जहां पर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टेंजेंट करता है। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल होती है प्राइस ऑफ ए अपॉन प्राइस ऑफ बी के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अ कंज्यूमर इज अफेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट देन द डिमांड कर्व। जब एक कंज्यूमर पर किसका प्रभाव पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि मुझे किसी कमोडिटी को इसलिए कंज्यूम करना है क्योंकि दूसरों को मुझे दिखाना है, प्रदर्शनीकारी प्रभाव, ठीक है। मुझे बिल्कुल जो है किसी भी की कॉपी इसलिए करनी है, मुझे लोगों को चीज़ें दिखानी है, प्रदर्शन करना है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं ज़्यादा रिच हूँ, मेरे पास लग्जरी चीज़ें हैं। तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन होता है प्रदर्शन करना। तो इस सिचुएशन में आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे आप डिमांड बढ़ाते हो, क्योंकि आपको समाज में सोसाइटी को एक स्टेटस दिखाना है। तो ऐसे में आपका जो डिमांड कब होगा, पॉजिटिवली स्लोप होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है।
हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये बात तो सही है। इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होगा उतनी संतुष्टि को दिखाएगा। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है, ये कन्वेक्स होता है ओरिजिन से, यहाँ वाई कमोडिटी होती है, यहाँ एक्स होती है। इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है ना वाई को टच करता है, ये भी बात ठीक है। ना तो ये एक्स को टच करेगा ना वाई को टच करेगा, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर एक कमोडिटी की डिमांड तो नहीं करता, उसको दोनों ही चाहिए। जब उसको दोनों चाहिए ना तो वो एक्स को टच करेगा ना वाई को टच करेगा। शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज यू इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होती है, जो मिलकर एक कमोडिटी की डिमांड को पूरा करती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की शेप में इंडिफरेंस कर्व जो है ना आपका वो एल शेप होता है, ना कि यू शेप। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जो हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, उसका काम क्या होता है, वो क्या एनालाइज करता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है। मान लो आपको एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन या कंजप्शन इंक्रीज करना है, आपको एक्स कमोडिटी के कंजप्शन को इंक्रीज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाई कमोडिटी के कंजप्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब आप किस रेट से घटाते हो तो ये डिपेंड करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपकी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। लेकिन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अगर एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो तो वाई को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये हम कब करते हैं, जब हम डिमांड को एनालाइज करते हैं, डिमांड के अंदर ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देन द प्राइस कंजप्शन कर्व इज हॉरिजॉन्टल। ये क्या कह रहा है, प्राइस कंजप्शन कर्व जो है आपका वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो इलास्टिसिटी आपसे पूछ रहा है, ये देखिए ये वाई गुड है, ये एक्स गुड है, और जो भी प्राइस है तो आपका ये आपका क्या कह रही हो, ये फर्स्ट लाइन बन रही है। क्या होता है, अगर आपका एक्स गुड्स का प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एक्स गुड का प्राइस मान लो कम हो जाता है तो आप राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हो, फिर एक्स और कम हो जाता है, फिर आप राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हो। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है तो ये क्या हो गया, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में यही तो कह रहा है, इफ प्राइस कंजप्शन कर्व इज हॉरिजॉन्टल, मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया ना, हॉरिजॉन्टल बन गया ना हमारा, ये आपका प्राइस कंजप्शन कर्व ही तो है, ये हॉरिजॉन्टल बना दिया, ए बी सी, ये मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया बिल्कुल सीधी। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी आपकी हमेशा वन रहेगी। क्यों, क्योंकि अब आप देखिए जब प्राइस कंजप्शन कर्व आपका हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक्स कमोडिटी का प्राइस चेंज होने पर, एक्स का ही प्राइस चेंज हो रहा है ना, क्योंकि एक्स सस्ता हो जाता है। जब ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया है ये किस एडप्शन पे बनाया, कि जब एक्स का प्राइस सस्ता हो जाता है तो एक्स की बजट लाइन जो है वो मूव कर जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जब प्राइस कंजप्शन कर्व हॉरिजॉन्टल है तो प्राइस में चेंज होने पर जिस कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ है उसी की डिमांड बढ़ रही है, बाकी वाई कमोडिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, और यहाँ पर जो आने वाला चेंज भी होगा वो इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर इसीलिए प्राइस कंजप्शन कर्व जब आपका हॉरिजॉन्टल होता है तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है, क्योंकि वाई की डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, एक्स का प्राइस चेंज होने से एक्स कमोडिटी की ही डिमांड जो है वो चेंज हो रही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड, इन्फीरियर गुड्स वो होती है घटिया वस्तुएं, इनकम जैसे ही आपकी बढ़ती है आप घटिया वस्तुओं की डिमांड को क्या कर देते हो, यहाँ पर आपकी कमोडिटी है, ये आपकी इनकम है, इनकम के बढ़ते ही हम उनकी डिमांड को कम कर देते हैं। तो यहाँ पर इन्फीरियर गुड में इनकम इफेक्ट हमेशा आपका नेगेटिव रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्लाइन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स कमोडिटी है उसका प्राइस कम हो जाता है, एंड द नंबर ऑफ द कमोडिटी परचेज राइज प्रपोर्शनली, और आप एक्स की कमोडिटी जो है उतनी ही परचेज करने लग जाते हो जितना उसका प्राइस जो है डिक्रीज हुआ है, तो उतनी ही रेट से क्या हो जाता है आपकी क्वांटिटी आप इंक्रीज कर देते हो। बात समझ आई, अगर मैं एक्स का प्राइस 5 से घटाकर क्या कर रही हूँ 1 कर देती हूँ, तो यहाँ पर आप 5 रुपये प्राइस था तो 1 कमोडिटी ले रहे थे, प्राइस मैंने 4% से घटाया तो क्वांटिटी में जो इंक्रीज आएगा एक्स की वो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो जितने से मैंने प्राइस को घटाया है उतने से ही क्वांटिटी इंक्रीज कर जाए, और किसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाए, जिसका प्राइस मैंने घटाया है, और वाई को रिमेन रखना है सेम, वाई को सेम रखना है। तो प्राइस कंजप्शन कर्व कैसा बनेगा, अब आप देखिए जो अभी अभी हमने बनाया था ये था आपका, ये क्या है, ये आपका वाई, ये वाई, ये क्या था आपका, ये एक्स कमोडिटी थी जो आप परचेज कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, एक्स कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है, और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जितना एक्स कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है, पहले आप ए पॉइंट पे थे, उतनी ही क्या कर रहे हो आप, उतना ही एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका प्राइस कंजप्शन कर्व कैसा आ रहा है, प्राइस कंजप्शन कर्व हॉरिजॉन्टल बन गया ना, वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, वाई सेम है, जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया वही तो है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या समझ आया, प्राइस कंजप्शन कर्व
जब आपकी वाई में कोई चेंज नहीं करना और एक्स के प्राइस में जितना चेंज हुआ है उतना ही उसकी क्वांटिटी में चेंज करना है, तो यहाँ पर आपका प्राइस कंजप्शन कर्व कैसा बन गया, हॉरिजॉन्टल बन गया ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कर्व दैट कनेक्ट विद वेरियस टेंजेंट पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड वेज लाइन, उसको क्या बोलते हैं। ये क्या कह रहा है, इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट्स को टेंजेंट करते हुआ वेज लाइन पर अगर हम जाएं तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं वेज ऑफर कर्व। आपने वेज ऑफर कर्व का डायग्राम भी देखा होगा। ये होती है आपकी वेज लाइन कि आपको कितना वेज मिलेगा। इस वेज लाइन के ऊपर, ठीक है, एक कंज्यूमर अपने आप को बताता है कि ये उसकी वेज लाइन है कि उसको क्या वेज रेट देने के लिए एक प्रोड्यूसर तैयार है। अब इस वेज लाइन पर, इस वेज पर वो कितने घंटे काम करने को तैयार है, ये उसका इंडिफरेंस कर्व बताता है कि वो इतने घंटे आराम करेगा, ये उसका इंडिफरेंस कर्व है। अब ये डायग्राम ये बताता है कि जब वेज रेट W है तो वो OC घंटे काम करने को तैयार है, और यहाँ पर मैं AC लगाऊं तो AC घंटे वो आराम करता है। तो आपको क्या समझ आया कि वो कर्व जो कि टेंजेंसी पॉइंट किसका, इंडिफरेंस कर्व का किसके साथ, वेज लाइन को क्या दिखाता है कि वेज ऑफर, कि अगर मार्केट में ये वेज रेट है तो मैं AC घंटे, ये OC घंटे काम करूंगा और AC घंटे आराम करूंगा। वेज, इसी को बोलते हैं वेज ऑफर कर्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिक्विडिटी ट्रैप, ये किसने दिया है। लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट जेएम केन्ज ने दिया है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये गोसन का फर्स्ट लॉ है। डायमंड वाटर पैराडॉक्स एडम स्मिथ ने दिया है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सलस्की ने दिया है। एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका सलस्की का ही दिया हुआ है। डिमांड फॉर इंफीरियर एंड गिफन गुड की बात अगर हम बात करते हैं तो ये रॉबर्ट गिफन ने दिया है। तो अब आप यहाँ से अपना देख सकते हैं कि क्या आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी का हम यूज़ किस में करते हैं। पहली बात, आर्क इलास्टिसिटी क्या होती है, ये आपका डिमांड कर्व होता है। तो अगर ये आपका डिमांड कर्व है तो ये आर्क इलास्टिसिटी का काम है कि डिमांड कर्व में जो बीच में एक पार्ट में जो आर्क बनेगी उस पर इलास्टिसिटी को मेजर करने का काम करता है आर्क इलास्टिसिटी। और आर्क इलास्टिसिटी की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला यही होता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, लेकिन मल्टीप्लाई P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। अगर हम बात करें आर्क इलास्टिसिटी कुछ नहीं करता, बस आर्क इलास्टिसिटी जो है ये जानना चाहता है कि इलास्टिसिटी 2 पॉइंट्स डिमांड कर्व के बीच में कितनी है, और ये कंज्यूमर के बिहेवियर से जजमेंट निकालने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपनसेटिव डिमांड कर्व जो होता है वो क्या करता है। कंपनसेटिव डिमांड कर्व अपने अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लेता है। मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। दो तरह के डिमांड कर्व होते हैं हमारे, एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिमांड कर्व जो कि फैलेबल होता है, एक होता है आपका स्टीप डिमांड कर्व, थोड़ा फ्लैट स्टीप सा, इसको बोलते हैं कंपनसेटिव डिमांड कर्व। इसमें क्या होता है, जैसे ही प्राइस कम होता है आप क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा इंक्रीज कर देते हो, और ये आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी लेता है और जो आपकी इनकम इफेक्ट होता है उसको भी लेता है। लेकिन अगर हम बात करें कंपनसेटिव डिमांड कर्व की, कंपनसेटिव डिमांड कर्व इस वजह से थोड़ा स्टीप होता है क्योंकि ये सिर्फ आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लेता है, और इसके अंदर ये कहा जाता है कि प्राइस के कम होने से कंज्यूमर की जितनी भी इनकम जो रियल इनकम है वो बड़ी है, वो क्या करते हैं, वो हम कंज्यूमर से किसी भी रूप में ले लेंगे ताकि कंज्यूमर पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पर ही रहे। तो इसीलिए कंपनसेटिव डिमांड कर्व में कभी भी इनकम इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उससे उतनी इनकम ले ली जाती है। तो इसीलिए कंपनसेटिव डिमांड कर्व हमेशा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है इनकम इफेक्टिव नेगेटिव, एक्स इज इन्फीरियर गुड है। अब हम OX पे बना देते हैं। वो कह रहा है एक्स जो है आपकी इन्फीरियर गुड है, वाई आपकी नॉर्मल गुड है, और हमें एक और चीज़ पता है कि इन्फीरियर गुड में इनकम में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे ही इनकम बढ़ेगी वैसे ही आप डिमांड को घटा दोगे। तो ये क्या कह रहा है, जब आपका एक्स इन्फीरियर गुड है, वाई आपकी नॉर्मल गुड है, तब आपका इनकम कंजप्शन कर्व, मतलब अपनी इनकम के हिसाब से आप किस चीज़ को कंज्यूम करना पसंद करेंगे। तो आप देखिए, आप जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इन्फीरियर गुड से अपना मुंह मोड़ लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल गुड को लेना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इन्फीरियर गुड में इनकम में और क्वांटिटी डिमांडिंग में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो हम इन्फीरियर से मुँह मोड़ लेंगे और कहाँ चले जाएंगे, नॉर्मल की तरफ बैकवर्ड बैंड चले जाएंगे। तो जब आपकी एक्स गुड इन्फीरियर होगी और वाई गुड नॉर्मल होगी तो हम इस तरह से कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है व्हेन लेबर इज ऑन एक्स एक्सिस, लेबर हमें एक्स एक्सिस पर क्या लेना है, लेबर लेना है। द शेप ऑफ आइसोक्वांट दैट कंबाइन मोर लेबर एंड विथ सेम क्वांटिटी ऑफ कैपिटल।
आइसो क्वांट की शेप बतानी है। जब आप लेबर को तो बढ़ाते जाओ, लेकिन आपकी कैसा हो, आपकी जो दूसरा है कौन सा, कैपिटल की क्वांटिटी को कांस्टेंट रखो। ऐसी सिचुएशन में ही कैपिटल की क्वांटिटी हो जाएगी कांस्टेंट और आप लेबर की क्वांटिटी को कितना भी इंक्रीज कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में आपका जो आइसो क्वांट होगा सम उत्पाद वक्र होगा। जब आप लेबर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाओ और कैपिटल को कांस्टेंट रखो तो आइसो क्वांट आपका क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द लाइन दैट जॉइन ऑल टेंजेंट पॉइंट ऑफ आइसो क्वांट एंड आइसो कोस्ट। अब ये बोल रहा है ये आपकी क्या होती है, ये आपकी आइसो कोस्ट लाइन होती है। ये मान लो आपकी के कैपिटल एल लेबर दो फैक्टर हैं, ये आपकी आइसो कोस्ट लाइन है। ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ दोबारा बना देती हूँ, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ये आपकी आइसो कोस्ट लाइन, ये आपका क्या है, ये आपका आइसो कोस्ट कब, ये क्या कह रहा है, जब आइसो क्वांट और आइसो कोस्ट एक दूसरे को टेंजेंसी पे टच करें तो ये पॉइंट, और अगर हमारा आइसो कोस्ट शिफ्ट हो जाता है और दोबारा से ये पॉइंट आता है तो ये किसको दिखाता है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ। क्या बोलते हैं इसको, हम प्रोडक्शन का एक्सपेंशन पाथ बोलते हैं। तो जो लाइन, अब आपको समझ आया, इसको एक्सपेंशन पाथ बोलते हैं या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट फैक्टर कर्व। यहाँ एक्सपेंशन पाथ आपको ऑप्शन में नहीं गिवन है तो हम क्या कहेंगे, द लाइन दैट जॉइन द टेंजेंसी, टेंजेंसी हो गया पॉइंट ऑफ आइसो क्वांट। जब हम आइसो क्वांट और आइसो कोस्ट के टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमारा एक्सपेंशन पाथ आता है या फिर क्या आता है, आउटपुट फैक्टर कर्व। प्रोडक्शन के एक्सपेंशन पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, आउटपुट फैक्टर कर्व बोलते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मेजर द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन। अब टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है तो टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आप टू फैक्टर्स में ही तो मापोगे, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जब आप प्रोडक्शन करते हो तभी तो दो फैक्टर्स के बीच में क्या टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होगा, इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज। आपको पता है हमारा कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ए के अल्फा और L1 माइनस अल्फा। ये हम देखते हैं जब हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी या कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को, उसकी इलास्टिसिटी हमें इक्वल टू 1 प्रूफ करनी होती है। मतलब हमारा कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनपुट है वैल्यू ऑफ एंटरप्रेन्योर ओवन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज इज नोन। एक उद्यमी है, एक एंटरप्रेन्योर है, उसके पास जो भी अपने संसाधन है, उन अपने संसाधनों की उन संसाधनों की उसके लिए कीमत क्या होती है। तो जिसके अगर कोई प्रोडक्शन करने वाला है उसके पास खुद के संसाधन होते हैं और उन खुद के संसाधनों की कीमतों को हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है इन कंपैरेटिव फैक्टर मार्केट, फैक्टर जो संसाधनों की मार्केट है उसमें कॉम्पिटिशन है। क्या बोला गया है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अ फर्म इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम इन लॉन्ग रन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड। तो लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कौन सी सिचुएशन सेटिस्फाई होती है, तो वहां पर क्या होता है, ये आपका होता है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, ठीक है। और यहाँ पर मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट होता है और यहाँ ये होता है आपका मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में किसमें, फैक्टर मार्केट में। फैक्टर मार्केट में जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है ये आपका मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी है कि आपने जितनी लेबर लगाई थी उसने आपको कितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बना के दी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की और इनटू MR, तो ये जब दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, कट करते हैं, यही लॉन्ग रन में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो हम क्या कहते हैं, हमारा मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट दोनों बराबर होती हैं और हमारा जो MRP होता है मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट को कट करता हुआ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी किसने दी है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये आपका जाएगा डेविड रिकार्डो के साथ। सरप्लस वैल्यू प्रिंसिपल किसने दिया है, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर जो है वो कैलिस्की ने दी है। एडम जो सरप्लस का जो थ्योरी थी वो एल्फ्रेड मार्शल ने दी है। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, डिग्री ऑफ मोनोपोली के साथ हम कैलिस्की के साथ जाएंगे, एडिंगम थ्योरम। अब जो है आप इसको मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द शेप ऑफ मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, एवरेज फैक्टर कॉस्ट इफ द फैक्टर मार्केट इज मोनोप्सोनी।
अगर आपकी फैक्टर मार्केट है, जो संसाधनों की जो मार्केट है वो क्या है, उसमें मोनोप्सोनी है। मोनोप्सोनी एक ऐसी सिचुएशन होती है जब जब किसी चीज़ को खरीदने वाला एक ही बंदा होता है। जब किसी चीज़ को खरीदने वाला क्या होता है, एक ही बंदा होता है, तब आपका क्या होता है, आपका ये हो गया आपका मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कब, जिसको हम डिमांड कब बोलते हैं। उसके बाद आपका ये होता है सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व जिसको हम एवरेज फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, इसको डिमांड का बोलते हैं। और ये आपका जब जब सिचुएशन क्या बोली गई है, जब सिचुएशन आपकी मार्केट मोनोप्सोनी है, मार्केट में किसी भी तरह का क्या नहीं है, मार्केट में किसी भी तरह का गलत बन गया, मार्केट में जब मोनोप्सोनी होती है ना, एक ही बायर होता है किसी भी चीज़ को खरीदने वाला, सेलर्स की संख्या ज़्यादा होती है, तो उस सिचुएशन में आपका इस तरह से पॉजिटिवली एंड राइजिंग लेफ्ट टू राइट, इस तरह से डायग्राम बनता है। वो नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा आपका ये पॉजिटिवली राइजिंग बढ़ता हुआ आपका एवरेज मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट और एवरेज फैक्टर कॉस्ट जो है, इस तरह का जो आपका है डायग्राम बनता है। तो यहाँ पर राइजिंग पॉजिटिवली लेफ्ट टू राइट, आप मोनोप्सोनी का एक बार डायग्राम देखना वो किस तरह से बना हुआ है, मुझे ध्यान नहीं, वो इस तरह से था, शायद कुछ मिस्टेक हो रही है। तो इस क्वेश्चन का वैसे आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि मोनोप्सोनी के पास इतनी पावर होती है, वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्राइजेस होते हैं उससे कम लेबर को वेजेस देता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अगली वीडियो जब भी लाऊंगी मैं इसका आपको डायग्राम उसमें समझा दूंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकम डिराइव फ्रॉम मशीन एंड अदर मैन मेड जो भी रिसोर्सेज हैं इन शॉर्ट रन, इनकम जो भी आपको मशीन से हो या जो मैन एक इंसान ने बनाए जितने भी रिसोर्सेज हैं उनसे हो, शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन टाइम पीरियड की इतनी कम अवधि होती है कि उसमें चाह कर भी आप रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते। तो ऐसे में मैन मेड रिसोर्सेज या मशीन से जो भी आपको अर्निंग होती है वो आपका एक्स्ट्रा अर्निंग कहलाती है, क्वाजी रेंट कहलाती है। शॉर्ट रन में ये अर्निंग होती है, लॉन्ग रन में क्वाजी रेंट आपका 0 हो जाता है। और क्वाजी रेंट का फॉर्मूला आपका टोटल रिवेन्यू आपका क्या होता है, टोटल रिवेन्यू में से आप TVC जो होती है उसको क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच फैक्टर द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बुक्स इन कंसिडरेशन टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने किस फैक्टर की मदद से इंटरेस्ट रेट का डिटरमाइन किया है। तो हिग्स और हैंसन ने आपको पता है IS कब दिया, LM दिया। IS और LM जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होती है, ये बात मॉडर्न इकोनॉमिस्टों ने कही थी। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट, एक तरफ हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट लेते हैं, दूसरी तरफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस या सप्लाई ऑफ मनी दूसरी तरफ। तो मतलब हम यही कह रहे हैं कि IS और LM की हेल्प से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करते हैं। ये बात आपको किसने बोली थी, मॉडर्न इकोनॉमिस्टों ने बोली थी। ऑप्शन नंबर C यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी टू एक्सप्लेन द वेलफेयर। किसने इकोनॉमिक्स के अंदर एक्सटर्नैलिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके वेलफेयर के बारे में बताया था। तो इसको बताने वाला जो था आपका वो पीगू था जिसने क्या किया था, एक्सटर्नैलिटी के कॉन्सेप्ट को बताया कि एक्सटर्नैलिटी क्या होती है ये, और जिससे कि वेलफेयर को एक्सप्लेन किया गया था। तो यहाँ पर पीगू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन। सोशल वेलफेयर फंक्शन जो है ब्रगसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर A यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार हम कर चुके हैं, दोबारा रिपीट हो रहा है। कंस्ट्रेंट ब्लिस पॉइंट क्या होता है। उस दिन मैंने पहले भी आप लोगों को जब कराया था ये क्वेश्चन, तब हमने तब भी बात की थी कि यहाँ Y यूटिलिटी होती है, यहाँ X की यूटिलिटी होती है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में हमने इसको किया हुआ है, ये ग्रैंड यूटिलिटी जो कर्व होता है, ये क्या हो गया, ये आपका ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है। और ये आपका सोशल इंडिफरेंस कर्व है, जो सोसाइटी में लोग हैं उनका एक इंडिफरेंस कर्व होता है। जब आपका ग्रैंड यूटिलिटी जो कर्व है प्रोडक्शन का, वो सोशल इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट करता है, तब उस टाइम पर हम ब्लिस पॉइंट पर होते हैं। ब्लिस पॉइंट मतलब हमारे प्रोडक्शन का भी और हमारी यूटिलिटी का भी एक यूनिक पैटर्न होता है जो हमें सेटिस्फाई करता है। लेकिन यहाँ कंस्ट्रेन का मतलब होता है कि इस ब्लिस पॉइंट तक पहुँचने में हमारे सामने बहुत सारी कंस्ट्रेन होती हैं, बाधाएं होती हैं कि हमारे पास संसाधनों उतना फैक्टर एंडोर्समेंट नहीं होता, हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी नहीं होती। तो इसीलिए इसका जो नेम है, जब आपका ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व सोशल इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट करता है, उस टाइम आप इक्विटी और एफिशिएंसी के पॉइंट पर पहुंचते हो। और साथ साथ आपके सामने क्या समस्या रहती है कि आपके यहाँ या तो संसाधनों की फैक्टर एंडोर्समेंट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या टेक्नोलॉजी आपके पास गिवन टेक्नोलॉजी कम है। तो अब उस टाइम पर जब आपका ये दोनों टेंजेंट करते हैं तो इसी को हम कंस्ट्रेंट ब्लिस पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर एफिशिएंसी और इक्विटी दोनों ही कंडीशंस आपकी पूरी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में वो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, मतलब आपको एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो है वो मिल रही हैं। अगला है ऑल इनपुट आर चेंजेबल, आप कब सारे के सारे इनपुट को चेंज कर सकते हो, जब आपका लॉन्ग रन हो। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल,
डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आपको क्यों है? क्योंकि आपको डिस इकोनॉमीज मिल रही है, हर जगह से हानियाँ मिल रही है। लेबर इज ओनली आप वेरिएबल इनपुट, शॉर्ट टर्म में ऐसा होता है। बाकी आप मैच कर लेना कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा मैच द फॉलोइंग का है। मैच द फॉलोइंग के जो ऑप्शन है इसमें देखिए क्या बोला गया है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर और प्रोडक्शन बिकम जीरो। कब जीरो होता है? रीज लाइन आपने बनाई होगी, तो रीज लाइन में यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैपिटल, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जीरो होता है, तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर जीरो, रीज लाइन। रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ गुड एंड कंज्यूमर मनी इनकम, वो क्या चीज़ है जो कंज्यूमर की इनकम और गुड्स के प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, तो वो आपकी बजट लाइन होती है। इसके बाद लोकस ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस गिवन मनी इनकम, तो डिफरेंट इक्विलिब्रियम के प्राइस और यहाँ पर बोला गया है वो होता है आपका प्राइस कंजप्शन का कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर डेटा फॉर्म जो खरीद सकती है वो होता है आपका आइसो कॉस्ट का। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्राइस जो है ऑफ पेरिशेबल कमोडिटी, पेरिशेबल कमोडिटी होती है जो कुछ समय बाद मतलब खराब हो जाएंगी, तो पेरिशेबल कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? वो उसकी डिमांड में होने वाले चेंज से इन्फ्लुएंस होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एजप्शन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, एक जैसा प्राइस होता है, AR MR बराबर होती हैं, परफेक्ट मार्केट नॉलेज होती है, सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है भी, ठीक है, सेम प्रोडक्ट होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिमांड का बोला गया है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, एवरेज रिवेन्यू कैसी होती है आपकी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर? परफेक्टली आपको पता है कैसी होती है, यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू कैसी है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपकी, यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं ना, सॉरी इसको इन्फिनिटी होती है एवरेज रिवेन्यू में डिमांड का आपकी इस तरह की होती है, तो यहाँ पर AR आपका MR के बराबर होता है, तो परफेक्टली इलास्टिक यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, परफेक्ट इलास्टिक होती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अंडर विच कंडीशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आप मान लो मार्केट में तरह तरह के कंज्यूमर है, A B C, आप A कंज्यूमर से कुछ प्राइस ले रहे हो, B से कुछ ले रहे हो, C से कुछ ले रहे हो, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने से तभी फायदा है जब आपकी जो मार्केट है ना वहाँ पर क्या है, अलग अलग डिमांड की इलास्टिसिटी है। मान लो दो मार्केट आपके यहाँ, A मार्केट है, B मार्केट है, कहीं पर इलास्टिसिटी डिमांड की लेस देन है, एक जगह मोर देन है, तो जब दो जगह इलास्टिसिटी अलग अलग होती है तभी आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पॉसिबल है और तभी आपको वो फायदा देगा। तो डिफरेंट इलास्टिसिटी होनी चाहिए डिमांड कर्व की, तभी आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या देता है, फायदा देता है। इफ़ द मोनोपोली सेल इट्स प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस इन इंटरनल मार्केट, देश के अंदर आप चीज़ को महंगा बेच रहे हो और देश के बाहर उसी चीज़ को सस्ता बेचते हैं, तो इसको डंपिंग बोलते हैं, तो डंपिंग आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, आने वाली 1 या 2 वीडियोस में हम इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी